1978 में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय सलाखों के पीछे पहुंच गए, और कैसे भारत की लगभग 11% आबादी का पैसा सहारा में फंस गया? चलिए सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, सहारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। आइए बताते हैं आपको इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, सहारा कंपनी की शुरुआत इनके मालिक सुब्रत रॉय सहारा ने की थी, और इन्हीं के नाम से इनकी कंपनी का नाम सहारा पड़ा। अपने शुरुआती दिनों में सुब्रत राय अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे, और उसी काम को करने के दौरान उनकी जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब तबके के लोगों और चाय या सब्जी बेचने वालों से हुई, और उन्होंने देखा कि कैसे यह लोग हर दिन जो भी कमाते हैं वह सारा खर्चा हो जाता है, और इनके लिए कम पैसों में सेविंग्स करना कितना मुश्किल है। इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए सुब्रत राय ने सहारा कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वह हर रोज 1 रुपया उनके पास जमा करें, और बाद में सहारा उन्हें अच्छे ब्याज के साथ पैसे लौटाएगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद आया, और देखते ही देखते सहारा लोगों का भरोसा जीतने में सफल हो गई। अब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर कई और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी इस ग्रुप में जोड़ता गया, और इस तरह देखते ही देखते सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े सभी लोगों को अपना परिवार कहते थे, और वो समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे, जैसे गरीब लड़कियों की शादी कराना, वृद्धाश्रम में मदद करना, और इसी तरह से बहुत कुछ। दोस्तों, इन सभी कार्यों से उन्होंने गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक हर किसी के बीच एक पॉजिटिव इमेज बना ली थी, और वो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एंड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से लेकर कई सारे और सेक्टर्स तक फैल गई थी। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 बेहद लग्जरीज होटल खरीदे, 1 न्यूयॉर्क प्लाजा और 2 ड्रीम न्यूयॉर्क, जो कि आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक है। इसके अलावा सुब्रत रॉय के पास मुंबई के वर्सोवा में लगभग 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 121 एकड़ और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन हो गई थी। साथ ही इन्होंने आईपीएल में खुद की एक टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई, और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को कई सालों तक स्पॉन्सर किया। दोस्तों, इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी इनकी सहारा सिटी। जी हाँ, सहारा ने लखनऊ में अपना एक पूरा शहर बना दिया था, जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक झील, 124 सीटों का सिनेमा थिएटर के साथ साथ हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप्स। लगभग हर तरह की सुविधा जो एक सिटी में होनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं सहारा सिटी में मौजूद थी। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर एम्बे वैली सिटी नाम की एक टाउनशिप भी डेवलप की, जो कि 300 एकड़ में फैली हुई है, और इस टाउन में करीब 800 ऐसे लग्जरी बंगलो है जिनकी कीमत 5 से लेकर 20 करोड़ रुपए के बीच में है। इसके अलावा यहाँ 3 इंसानों द्वारा बनाई गई लेक्स, कई लग्जरी रेस्टोरेंट, 1300 यार्ड्स का एयरपोर्ट और मूवी हॉल के जैसे कई तरह की हाई क्लास फैसिलिटी हैं, जो इसे बेहद खास बनाती है। दोस्तों, उस समय सुब्रत राय बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार और देश के पावरफुल लोगों के बीच काफी फेमस थे, और उनसे उनके काफी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। इसलिए इस साम्राज्य को खड़ा करने में उनका भी काफी सपोर्ट मिला। दोस्तों, सहारा इंडिया के लिए पहली बार मुसीबत साल 1966 में आई, जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसे इन्हीं लोगों के माध्यम से आते हैं। अब जब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर लगने लगा, तो इसीलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करा दिया गया, और इस तरह से सहारा पर आया ये पहला खतरा टल गया, और कंपनी वापस से पहले की तरह ही काम करने लगी। हालांकि आगे चलकर एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट सैचुरेट हो गई, और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एक जगह पर जाकर थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी, और यहाँ से वो लोग ज्यादा होने लगे जिन्हें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालने थे।
इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की तंगी से गुजरने लगी। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत राय ने कंपनी का आईपीओ लाने के बारे में सोचा और बस यहीं से कंपनी और सुब्रत राय के बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल 30 सितंबर 2009 को उनकी कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सीबी में DRHP दाखिल किया। दोस्तों, DRHP का मतलब एक तरह से कंपनी का बायोडेटा होता है, जिसमें उससे जुड़ी सारी अहम जानकारियां मेंशन की गई होती हैं, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सीबी उस कंपनी को आईपीओ लाने का परमिशन दे देती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि जब सहारा इंडिया ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था तो उसने अपनी सिर्फ 2 कंपनी के बारे में सीबी को बताया था, जो कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी। दोस्तों, अब जब सेबी ने सहारा के DRHP को पढ़ा तो उसे सहारा की इन दोनों कंपनी में पैसे कलेक्ट करने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रही है। और इन शिकायतों से सेबी का डाउट और बढ़ गया और उसने इन दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपने जांच में पाया कि इन दोनों कंपनीज ने OFCD के जरिए लगभग 2 करोड़ इन्वेस्टर्स के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं और सहारा के पास इन सभी 2 करोड़ लोगों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, यहां पर आपको शॉर्ट में एक जानकारी देता हूं। OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब जो लोग नहीं समझते उन्हें हम बता दें कि यह एक तरह का डेट सिक्योरिटी होती है, जिसमें OFCD पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वह चाहे तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उन पूरे पैसों से कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अब OFCD जारी करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए OFCD इश्यू करती है तो उसे इसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वहीं अगर वो 50 से ज्यादा लोगों के लिए OFCD इश्यू करती है तो फिर उसे सीबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, सहारा ने तो सेबी से इस बारे में कभी परमिशन ही नहीं ली और OFCD के जरिए लोगों से पैसे जुटाती रही, जिसके बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनीज को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। दोस्तों, अब सहारा इस ऑर्डर से इनकार करते हुए सेबी की शिकायत करने इलाहाबाद कोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेबी के ही फैसले का समर्थन किया और सहारा को सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा। अब हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा से उनके जुटाए गए फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो सहारा सुप्रीम कोर्ट को कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोनों कंपनीज को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स का पैसा 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह भी कहा गया कि सहारा सेबी को सारे OFCD होल्डर्स की डिटेल प्रोवाइड करे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स के पेपर लेकर सीबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें इन्वेस्टर्स की डिटेल्स मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स में भी सभी इन्वेस्टर की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे, लेकिन कंपनी ने 5,19 करोड़ रुपए की अपनी पहली किश्त तो जमा कर दी, लेकिन वो बाकी के इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकाम रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और एसेट्स को सीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां का देहांत हो गया, जिसकी वजह से वह पैरोल पर बाहर निकल आए और उसके बाद से अब तक बाहर ही हैं। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5,20 करोड़ रुपए में से सेबी ने सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को अब तक सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से सेबी के पास जमा है। दोस्तों, सेबी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे क्यों नहीं लौटा रहा है? इसके पीछे की वजह यह है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डेटा ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों, हालात ये है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा पा रही है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहा है। अब यहाँ सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा लौट आए गए पैसों से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है और इस तरह से ये सारा मामला बीच में ही लटका पड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर्स के हित में
कोई ठोस कदम उठा पाती है या फिर नहीं? वैसे आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।